नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्न। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो श्रृंखला चल रही है 2008 से लेकर के 2019 तक के BHU B.Ed एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इक्वली हेल्पफुल होंगे आपको BHU B.Ed एंट्रेंस तथा UP B.Ed एंट्रेंस तथा अन्य स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो B.Ed के लिए होते हैं। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनका केवल आंसर नहीं बल्कि उसके साथ साथ जरूरी फैक्ट और सही एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरे मजे के साथ देखिए और अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, छात्रों को अधिक स्वतंत्रता देने से छात्र बनते हैं। विकल्प हैं अनुशासन, उत्तरदायी, प्रतिभाशाली और परिश्रमी। तो इसमें सही विकल्प होगा उत्तरदायी, क्योंकि यदि आप स्वतंत्रता देंगे, स्वतंत्रता देने का मतलब ये है कि पूरी तरह से निरंकुश नहीं कर देंगे। स्वतंत्रता में भी कुछ जिम्मेदारियां और लिमिटेशंस होती हैं। तो स्वतंत्रता जब आप देंगे इसका मतलब ये है कि आप उनको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, आप उनको अपना काम करने का एक मौका दे रहे हैं उनके अपने वे में। लेकिन वहाँ पर आप अपना गाइडेंस बरकरार रखेंगे, वहाँ पर आप ओवरव्यू रखेंगे कि कहीं पर ये गलत तो नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उनको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, और जब आपको एक जिम्मेदारी दे दी जाती है तो आपके अंदर एक ऐसी भावना आती है कि मुझे इसे किसी भी हालत में पूरा करना है। अगर आप लोगों ने गुड बॉय बैड बॉय मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा है कि एक जो लफंगा समझा जाता है बच्चा, मीन्स एकदम लड़का, जो कि एक बैड बॉय समझा जाता है, वो जो है एक कंपटीशन में, मतलब जो कि लिटरेरी कंपटीशन है उसमें सक्सेस हो जाता है, और जो एकदम पढ़ने में तेज है वो जो है म्यूजिक कंपटीशन में तेज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उनको जिम्मेदारी दे दी गई, उनको लगा कि जब मेरे ऊपर भरोसा किया गया है तो मुझे ये करके दिखाना है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि छात्रों को अधिक स्वतंत्रता देने से छात्र उत्तरदायी बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक अच्छे अध्ययन का उद्देश्य है उपयुक्त। विकल्प हैं अवबोधन, विराम चिन्ह के अनुसार अध्ययन, उच्चारण, लय एवं भावबद्ध अध्ययन। तो एक अच्छे अध्ययन का उद्देश्य होता है अवबोध करना। अब देखिए अन्य जो विकल्प है उनको बारे में भी बता देता हूँ। अवबोधन का मतलब होता है किसी चीज को समझना, ना केवल रटना, समझ करके उसको अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट करना, ये होता है अवबोधन, मीन्स कॉम्प्रिहेंशन। अब जो कि अंडरस्टैंडिंग भी उसे ही कहते हैं। उच्चारण को देखिए और विराम चिन्ह के अनुसार अध्ययन को देखिए। देखिए सही उच्चारण के साथ विराम चिन्हों का सही उपयोग करते हुए लय एवं भावबद्ध जब अध्ययन किया जाएगा तो बच्चे को उसका भावार्थ, या कोई भी मान लीजिए आप कोई हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी या संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अथवा मान लीजिए विज्ञान पढ़ाएं, विज्ञान में तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता विराम चिन्ह के अनुसार अध्ययनों का, मुख्य रूप से भाषा के अध्ययन में। तो यहाँ पर जब विराम चिन्हों का उपयुक्त अध्ययन के साथ, सही उच्चारण के साथ, लय एवं भावबद्ध अध्ययन के साथ जब पढ़ाया जाएगा तो अवबोधन होगा। तो कुल मिलाकर के अंतिम उद्देश्य क्या है? अवबोधन। इसे सही विकल्प अवबोधन ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक की अति आवश्यक भूमिका होती है। विकल्प हैं छात्रों को सूचना देना, दूसरा है छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करना, तीसरा है छात्रों में सीखने की योग्यताएं विकसित करना, और चौथा है छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार करना। तो देखिए अति आवश्यक भूमिका की बात की गई है यहाँ पर, इसलिए छात्रों को सूचना देना अति आवश्यक कार्य नहीं है। सूचना मात्र देना नहीं है, उनके समझ को विकसित करना ये काम है शिक्षक का, इसलिए अविकल्प को तो हम यहीं पर से हटा देते हैं। दूसरा विकल्प है छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करना, ये सबसे प्रमुख काम होता है। जब बच्चों के अंदर उत्साह होगा, उनके अंदर रुचि होगी सीखने के लिए, वो लालायित होंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करना ये अति आवश्यक भूमिका होगी, इसे हम ले सकते हैं। छात्रों में सीखने की योग्यताएं विकसित करना ये भी अति आवश्यक भूमिका होगी। और जो अंतिम विकल्प है छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार करना, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार करने का मतलब ये कि सिर्फ रटाना है उनको। तो देखिए NCF 2005 के अनुसार आप जो है बच्चों को रटाने के लिए ही नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रटाने के लिए आपका पढ़ाना नहीं होगा, वहां पर बच्चों को समझाना मुख्य आपका उद्देश्य होगा, ज्ञान का निर्माण करना उद्देश्य होगा। इसलिए यहाँ पर देखें तो बा और सा विकल्प सही हैं, जो कि विकल्प संख्या 3 में है, इसलिए कूट के अनुसार तीसरा विकल्प सही होगा।
अगला प्रश्न है स्कूल्स आर अ पार्ट ऑफ, स्कूल एक हिस्सा है, तो स्कूल जो होता है वो एक समाज का हिस्सा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक अध्यापक वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करता है यदि वह, विकल्प हैं कक्षा में नोट्स लिखवाता है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, अथवा कक्षा में पूरी तरह से पाठ्यक्रम को पूरा कराता है। तो कक्षा में नोट्स लिखवाता है ये थोड़ा सा सहायता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना, इसलिए अभी इसको छोड़ देते हैं। मूल्यांकन में निष्पक्ष है, ये भी सहायता ही है एक तरह की। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे बड़ी सहायता होती है। जब बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि पूछो पूछो, कोई प्रॉब्लम हो पूछो, मतलब ये है कि आप उनको खुलने का मौका दे रहे हैं, तो बच्चा बिना डरे बिना हिचक के आपसे सवाल करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का प्रोत्साहित करना वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करना है। अन्य सभी विकल्प यहाँ पर गड़बड़ होंगे, क्योंकि जब वह उत्साहित होगा, ये सबसे बड़ी सहायता है। आपने उसे उत्साहित कर दिया तो फिर आप जो है उसे नोट्स लिखवाइए, मूल्यांकन में निष्पक्षता लाइए, अथवा अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराइए। ये तो बाद की क्रियाएं हैं। पहला क्या है, मोटिवेशन इज बेस्ट फॉर देम। सो तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची का मतलब ये है कि स्टेट एंड सेंटर, मतलब राज्य और केंद्र दोनों इस संबंध में कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए योजना संचालित है। तो प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजना संचालित है। अगला प्रश्न है, NCTE स्टैंड्स फॉर, तो NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है, आप अपने विद्यार्थियों में यह आदत कैसे विकसित करेंगे। मतलब ये देखा जा रहा है कि बच्चे जो है उतना बिब्लियोफिलिक नहीं हो रहे हैं, मतलब उनको किताबें पढ़ना उतना पसंद नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे क्या करें, आप उनके अंदर ये आदत लाना है कि उन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो समझेंगे चीज़ों को। तो यह आदत विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। विकल्प हैं, उनको पुस्तक पढ़ने के लाभ बताएंगे। दूसरा विकल्प है उनका पढ़ने वालों की सफलता का उदाहरण देंगे, मतलब ये बताएंगे कि जो पढ़ चुके हैं वो देखो कितना सफल हो चुके हैं, ऐसा एग्जाम्पल देंगे। कि उनके लिए पुस्तकालय में बैठना अनिवार्य कर देंगे, मतलब कंपलसरी कर देंगे, आपको बैठना ही है ऐसा कर देंगे। कि उनके लिए रुचिकर साहित्य उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप किसी फील्ड में नए नए होते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल कराया जाए। या मान लीजिए पहले दिन आप कंपनी में काम करने गए या पढ़ाने गए स्कूल में, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा माहौल मिल गया, मतलब कि सभी ने बहुत अच्छा आपका सहयोग किया, अच्छे से बताया कि यहाँ आपकी क्लास होगी, ऐसे पढ़ाना है, बच्चे ऐसे हैं ऐसे हैं। तो इस तरह से आपको एक अच्छा, पहले ही दिन आपको क्या एक अच्छा सुखद वातावरण दे दिया गया। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर रुचि आ जाएगी और आप पढ़ाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चा जो होता है, अगर उसको जो है आप रुचिपूर्ण साहित्य उपलब्ध करवाएंगे तो धीरे धीरे वो गंभीर साहित्यों को भी पढ़ना शुरू कर देगा। इसीलिए देखा गया है कि शुरू की जो किताबें होती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 से 5 तक की जो किताबें होती हैं उसमें कविताएं, कहानियां होती हैं जो बहुत ही मज़ेदार होती हैं और चित्र सहित होती हैं। इसलिए सही विकल्प होगा उनके लिए रुचिकर साहित्य उपलब्ध करवाएंगे। अगला प्रश्न है, अगर आप स्कूल के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हों तो आप निम्नलिखित में से किस बात का महत्व देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पूछना चाह रहा है टीचर, यहाँ पर एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप कैसी बुक को लेना प्रेफर करेंगे। यहाँ पर आपकी मेंटेलिटी चेक की जा रही है कि आप क्या रट्टाफिकेशन पे फोकस करेंगे, अथवा आप जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे फोकस करते हैं, अथवा इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर विकल्प हैं, पुस्तक में अत्याधुनिक ज्ञान हो, मीन्स जो है सबसे नया ज्ञान यहाँ पर लेटेस्ट नॉलेज दे दिया गया हो। दूसरा विकल्प है, पुस्तक में परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हो। मतलब ये देखिए, अब यहाँ पर इस विकल्प को देने के बाद जो है एग्जामिनर आपसे चेक करना चाह रहा है कि आप कैसे पढ़ाई किए थे और पढ़ाई को लेकर के आपकी सोच कैसी है।
यदि आप पढ़ाई सिर्फ परीक्षा में उत्तर पाने के लिए करते हैं तो आप इस विकल्प को जरूर चुनेंगे। पुस्तक में परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हों। तीसरा विकल्प है पुस्तक में अधिगम सामग्री तर्कसंगत आयोजित हो। तर्कसंगत मतलब ये कि उनको अरेंज किया गया हो अच्छी तरह से, ताकि बच्चा अच्छी तरह से सीख सके। मतलब ये है कि सरल से कठिन की ओर, पहले सरल सरल चीज़ें फिर कठिन कठिन चीज़ें, और एक व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर चीज़ों को, मटेरियल को रखा गया है उस बुक में। और चौथा विकल्प है पुस्तक प्रश्न उत्तर प्रारूप में हो। मतलब यह प्रश्न उत्तर शैली में हो, कुल मिलाकर के एक गाइड की तरह हो जिसको पढ़ लें और आप पास हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है और ये आपकी पूरी तरह से थिंकिंग को चेक करता है, इसलिए यहाँ पर जो है तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि पुस्तक में अधिगम सामग्री तर्कसंगत अगर ढंग से है तो वो अच्छी होगी, बच्चों के समझने के लायक होगी, ये विकल्प सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है और हमने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ इसको तैयार किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें मज़ा आ रहा होगा। तो ऐसे मुझे मोटिवेट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और सभी के साथ शेयर भी करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक होने के नाते आप विद्यालय के कार्यकलापों में सुधार लाने हेतु किसको वरीयता देंगे। मतलब ये है कि आप अध्यापक हैं, मीन्स टीचर हैं, और विद्यालय की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें सुधार लाना चाह रहे हैं आप, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, किसको चुनेंगे। यहाँ पर पहला विकल्प है विद्यालय वातावरण में सुधार। वातावरण का मतलब यहाँ पर ये है कि फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके साथ साथ वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट, ये है आपको दोनों को सुधारना है। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि कोई भी टीचर एक दूसरे को अब्यूज़ ना करते हो या स्टूडेंट्स को अब्यूज़ ना करते हों, किसी भी तरह से पनिशमेंट ऐसे ना देते हों, फिजिकल पनिशमेंट, या कि और एक जो है एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट तैयार करें। ये एक तरह से विद्यालय वातावरण में सुधार होगा। दूसरा है विद्यालय भवन को सुसज्जित करने के लिए उपयोग करेंगे। विद्यालय भवन को सुसज्जित करने का मतलब है उसकी डेंटिंग पेंटिंग सही करवा देंगे, उसमें फूल पौधे अच्छे लगवा देंगे। अध्यापन अधिगम में सुधार करेंगे, टीचिंग लर्निंग में मतलब ये है कि पढ़ाने का तरीका बदलवाएंगे, अच्छे अच्छे तरीके अपनाएंगे ताकि बच्चे अच्छी तरह से सीख सकें। अथवा छात्रों को उचित दिशा में व्यवहार परिवर्तन कराएंगे। छात्रों का उचित दिशा में व्यवहार परिवर्तन करने का मतलब ये है कि उनका बिहेवियर चेंज करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो टीचिंग होती है, टीचिंग का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, यहाँ पर जान लीजिए कि टीचिंग का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज। बिहेवियर में चेंज किसके आधार पर आएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा लर्निंग के थ्रू, और उसमें चेंज आएगा मॉडिफिकेशन होगा। जब मॉडिफिकेशन होगा किसमें, जब मॉडिफिकेशन होगा आपके व्यवहार में और आपकी थिंकिंग में, तो वहाँ पर होगा आपका व्यवहार परिवर्तन। तो छात्रों का उचित दिशा में व्यवहार परिवर्तन कर सकेंगे अगर हम, तो विद्यालय के कार्यकलापों में, क्रियाकलापों में हम सुधार कर सकते हैं। इसलिए चौथा विकल्प ही यहाँ पर सही होगा। कुछ लोगों को लगता है कि तीसरा विकल्प अगर सही है, अध्यापन अधिगम में सुधार करना, तो अध्यापन अधिगम में जब हम सुधार करेंगे तो अध्यापन अधिगम में सुधार करने का अपना मुख्य उद्देश्य क्या है, उनका उचित व्यवहार परिवर्तन। तो अंततः अगर देखें तो अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, उनका व्यवहार परिवर्तन ही करना है। मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो, वो अच्छा व्यवहार करना सीखें, समाज में कैसे बनना है, क्या बोलना है, कैसे उठना बैठना है। तो एक तरह से विद्यालय के क्रियाकलाप उनके व्यवहार परिवर्तन से सुधरेंगे, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प ही सही होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक के रूप में आप समाज में अध्यापक की प्रतिष्ठा में कैसे सुधार ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल टीचर का जो प्रोफेशन है ना, वो बहुत ही लेजी माना गया है। मतलब ये है कि टीचर पढ़ाता नहीं है और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर की कोई इज्जत नहीं है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये वाली सोच हो गई है। अरे हम कहीं भी पढ़ लेंगे, गुरुजी क्या है, पैसा ही तो लेते हैं, ये वाली जो सोच बन गई है। तो अध्यापक के रूप में हम समाज में अध्यापक की प्रतिष्ठा, अध्यापक की जो प्रतिष्ठा थी, उनको गुरु माना जाता था, उनको सम्मान दिया जाता था, तो वो प्रतिष्ठा को आप फिर से वापस कैसे ला सकते हैं, ये पूछा गया है। विकल्प हैं सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेकर के, मतलब सोशल एक्टिविटीज़, मतलब जैसे मान लीजिए कि जन्माष्टमी मनाई जा रही है अथवा ईद मुहर्रम मनाया जा रहा है, तो उसमें आप भाग ले लेंगे। अथवा अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके, मतलब आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या,
पढ़ाने की जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, पढ़ाने का क्या, पढ़ाने का मतलब ये कि जैसे आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, बच्चों का मान लीजिए रिजल्ट अच्छी तरह से तैयार करना है, इसके अलावा कॉपियों को सही से मूल्यांकन करना है, और सबसे प्रमुख बात यह है कि आपको अच्छे से पढ़ाना है। ये आपके उत्तरदायित्व हैं। तो अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करके। कि तीसरा विकल्प है किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बन करके, मीन्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे आप, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी समाजवादी पार्टी कोई भी ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। कि समाज सेवा करके। तो देखिए, ज़रूरत यह है, कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। मतलब ये है कि आपको जो काम दिया गया है वही प्रमुख है। अगर आप अच्छी तरह से कार्य करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो आपको जो है वहाँ पर इज्जत मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है। जैसे आप अगर बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, आप बहुत ही मतलब कि आप कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं के अनुसार काम करते हैं, और उनके पढ़ाई के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रास्ते हो सकते हैं उनको अपनाते हैं, तो ये हुआ उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक अध्ययन, ये हुआ अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन। और ऐसे में जो है बच्चों के मन में आपके प्रति श्रद्धा और प्रतिष्ठा का भाव आएगा ही आएगा। इसलिए यहाँ पर सही विकल्प होगा दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अध्यापक के तौर पर आप क्या सहायता करेंगे? मतलब ये है कि कोई बच्चा अपनी समस्या बता रहा है कि सर हम ज़्यादा नंबर नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आप उसको कैसे हेल्प करेंगे? विकल्प हैं, उसको परीक्षा में नकल करने में सहायता करेंगे। दूसरा विकल्प, उसको प्रयोगात्मक परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम जो होते हैं उसमें आप अच्छे नंबर दे देंगे इंटरनल असेसमेंट में। कि उसको अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करेंगे, मतलब और लेबर करो, और अच्छा पढ़ो, तुम पढ़ो और जो है नंबर पा जाओगे, अच्छे नंबर पाओगे, ऐसे प्रेरित करेंगे। कि उसको विषय की बुद्धिमत्ता से समझने में सहायता करेंगे, उसको विषय का बुद्धिमत्ता से समझने में सहायता करेंगे। मतलब ये है कि वो उसका जो सब्जेक्ट है उसको समझने में उसको हेल्प करेंगे। अब देखिए, शिक्षक का एकमात्र उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझने में मदद करना, बच्चों में लर्निंग हो और वो रटे नहीं चीज़ों को, समझें चीज़ों को। ये शिक्षक का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पर अन्य विकल्प जो हैं कि उसको अधिक परिश्रम के लिए अभिप्रेरित करेंगे। अधिक परिश्रम के लिए अभिप्रेरित करने का मतलब क्या है? अधिक परिश्रम के लिए अभिप्रेरित वो तब होगा जब वो चीज़ों को समझेगा। जब उसको चीज़ समझ में ही नहीं आएगी तो उसके लिए प्रेरित नहीं होगा। तो आप अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित कर दिए, मतलब रटो रटो रटो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा, उसको विषय का बुद्धिमत्ता से समझने में मदद करेंगे। मतलब कि वो सब्जेक्ट को वो आप इतना सरल ढंग से पढ़ाएंगे कि वो उसको समझ जाए, और जब समझ जाएगा तो नंबर पाना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए सही विकल्प चौथा ही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे? मतलब कि लर्निंग से रिलेटेड जो उनके प्रॉब्लम है, जो उनकी कठिनाइयां हैं, आप उसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? विकल्प हैं आपके सामने। कारणों को जानकर दूर करने का प्रयास करेंगे, मतलब आप पता लगाएंगे कि आखिर ये पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, इसको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अथवा इसके शरीर में कोई कमी है ना, कोई कमी है, अथवा हमारे पढ़ाने में कोई कमी है, अथवा कोई इसको बुलिंग कर रहा है, चिढ़ा रहा है, ऐसे कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो उसके प्रॉब्लम को जानने का प्रयास करेंगे। कि अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। अधिक सुविधाएं प्रदान करने का मतलब ये है, आप टीचर हैं, आप कैसे अधिक सुविधा प्रदान करेंगे? कि आप उससे थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये हुआ अधिक सुविधा। और तीसरा विकल्प है अधिक अभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे, आप उसे मोटिवेट करेंगे कि और अभ्यास करो, सीख जाओगे। अथवा अधिक परिश्रम के लिए भी प्रेरित करेंगे, उसे हार्ड वर्क करने के लिए आप अभिप्रेरित करेंगे। तो देखिए, अधिगम संबंधी कठिनाइयों का दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि सबसे पहले आप कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। जब आप कारण का सही पता लगा लेंगे, जब आप अच्छी तरह से उसे डायग्नोस कर लेंगे, तब ना आप रिमेडी उसको देंगे। यही होता है ना, जब ऐसे डॉक्टर होता है वो आपको क्या करता है, वो सबसे पहले आपका टेस्ट करवाता है, उसके बाद आपको दवा देता है। यदि वो आपको ये कह दे कि खूब दौड़ो और मान लो तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर है, तो वहाँ पर तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा कारणों को जानकर दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, अगर आप पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सदस्य हो जाएं तो आप पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन किन बातों को मुख्यतः ध्यान में रखेंगे? मतलब यह है कि सिलेबस बनाया जा रहा है, सिलेबस बनाने की एक कमेटी बैठी हुई है, वहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि क्या क्या शामिल किया जाए। अब वहाँ पर
आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, मतलब आप क्या क्या चीज़ें जोड़ेंगे, क्या क्या सोच रहेगी वहाँ पर। विकल्प है आपके सामने। पाठ्यक्रम अधिक कठिन होना चाहिए, वाह, पाठ्यक्रम को आप कठिन बना देंगे ताकि ज़्यादा लड़के नंबर ना पाने पाएँ और जो है हमारा इसमें भाव बढ़ जाए, मतलब ये जब ज़्यादा कठिन होगा तो हमारे पास दौड़ दौड़ कर बच्चे आएंगे। दूसरा, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करे। तो शिक्षा के उद्देश्य ये है कि मतलब कि बच्चे पढ़ने क्यों आते हैं अथवा बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करे। अथवा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने में सहायता करे, मतलब कि आप ऐसा पाठ्यक्रम बना देंगे कि बच्चे आसानी से पास हो जाएं। अथवा पाठ्यक्रम समझने में आसान हो, अब देखिए, अब यहाँ विकल्पों को देखते हैं। पाठ्यक्रम अधिक कठिन होना चाहिए, न ज़्यादा कठिन होना चाहिए, न ज़्यादा सरल होना चाहिए। यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम समझने में आसान हो, समझने में आसान का मतलब ये है कि आप बच्चों को उनके कंफर्ट जोन में डाल रहे हैं। पूरी तरह से अगर समझने में जब आसान हो जाएगा तो बच्चा कोई नई चीज़ सीख ही नहीं पाएगा, वो अपने ही लेवल में रह जाएगा। इसलिए इस विकल्प को भी हम डिस्कार्ड करते हैं और जो दूसरा विकल्प है वो सही होगा। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहिए, यही मुख्य उद्देश्य है। यदि आपका पढ़ाने का जो मेन टारगेट है वही नहीं पूरा हो रहा है तो आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, इससे सही विकल्प दूसरा ही होगा। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। जल्द ही आप लोगों को अगली वीडियो अवेलेबल होगी और उसमें भी आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार प्रश्न रहेंगे और उनका अच्छी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो में जो कमियां हैं अथवा वीडियो अच्छा लगा कैसा लगा उससे संबंधित जो आपके विचार हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए जो कोई भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो अथवा बीएड कर रहा हो अथवा बीएड कर चुका हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। सभी के साथ शेयर करिए और ऐसे ही सीखते और सिखाते रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।